शुरू हो गया मेरा तो। हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज द प्रेजेंटेशन ऑन द पावर जनरेशन ME 305। ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग कहा जाता है, थर्ड ईयर मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम इसमें पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं पावर जनरेशन। अपने सिलेबस के अंदर सबसे पहले जो पावर जनरेशन दिया उसमें ऊपर रेशनल लिखा होता है। तो व्हाट डू मीन बाय द रेशनल? रेशनल का मतलब ये होता है कि ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में क्यों शामिल किया गया है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो पावर कंजप्शन है वो हमारा बहुत दिनों ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हमारा देश कोई विकास करता है तो उसके विकास का एक मेन पैरामीटर होता है, इंडेक्स होता है कि हमारे देश के अंदर कितना पर कैपिटा कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। उसी से देश का लगाया जा सकता है कि देश कितना विकसित है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है और कितना ज़्यादा उसके आगे डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं। तो जो पावर प्लांट्स हैं, जो पावर जनरेशन है, वो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगा है और अभी हम एक तरह से आत्मनिर्भर हैं देश के अंदर पावर जनरेशन के अंदर। जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा पावर जनरेशन हो रहा है देश के अंदर, और इसीलिए देश का विकास, देश की रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इस पावर जनरेशन को बनाने के लिए, पावर जनरेशन जहाँ पावर प्लांट में होता है, उस पावर प्लांट की कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, उस पावर प्लांट को चलाने के लिए, उस पावर प्लांट को मेंटेन करने के लिए हमें इंजीनियर की आवश्यकता होती है, जिसमें खासकर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसके अंदर होते हैं। तो इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हम पहले से ट्रेंड करते हैं कि जिनके सिलेबस में ये रखते हैं किस तरह से, कितनी तरह के पावर प्लांट होते हैं, किस तरह से इनको मेंटेन किया जाता है और किस तरह से चलाया जाता है। तो ये नॉलेज देना आपको बहुत ज़रूरी, क्योंकि आगे यही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर जो खासकर इसके अंदर काम आते हैं वो उसको मेंटेन करते हैं। रेशनल में यही कुछ लिखा हुआ है, विद द इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिकल पावर का कंजप्शन है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कंजप्शन कहाँ होता है? हमारे देश के उद्योग धंधों में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, यानी कृषि में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हम कृषि के अंदर सिंचाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पंप लगाते हैं, पानी का हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई में काम आते हैं डीजल पंप या दूसरी बहुत सी चीज़ें कृषि में काम आती हैं। और उसके बाद ह्यूमन कंफर्ट के लिए हम जो डे टू डे लाइफ में हम जीवन जीते हैं, हमारे जीवन का स्तर ऊंचा करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे सारे घर के अंदर जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को आधार पर चलते हैं, चाहे हम टीवी ले लें, फ्रिज ले लें, एसी ले लें, या हमारे किचन में काम आने वाले जितने भी अप्लायंसेस हैं, जिसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर है आपके, और दूसरे जितने भी OTG वगैरह हैं, वो सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की आज जितनी भी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, तो हमारे देश के अंदर इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और उतनी ही डिमांड के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट इंस्टॉल करते जा रहे हैं। तो इसको पावर प्लांट को चलाना, मेंटेन करना, इसके अंदर इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है। उसीलिए ये जो सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग आपके सिलेबस के अंदर रखा गया है, और हम ये आशा करते हैं कि जब हमारा डिप्लोमा होल्डर तैयार हो, एक इंजीनियर बने, तो उसको पावर प्लांट के बारे में पूरा नॉलेज हो, देश के अंदर पावर प्लांट किस हालत में है, देश की क्या पोटेंशियल है, और किस तरह से पावर जनरेट होता है, और किस तरह से उसको चलाने के लिए उसको कौन कौन सी मशीनें काम आती है, जनरेटर है, टर्बाइंस हैं, और उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आधार पर आपका ये सिलेबस तैयार किया गया है, ME 305 पावर जनरेशन। इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको बताया जाएगा कि हम आगे क्या क्या पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको 4 मेन पॉइंट दिए गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कितनी तरह की होती है? विभिन्न प्रकार की पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये मतलब है इसका। अलग अलग तरह के जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं?
बेस लोड और पीक लोड क्या होता है, व्हाट इज़ द बेस लोड और व्हाट इज़ द पीक लोड्स, ये क्या है। फिर तीसरा आता है स्कोप ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कन्वेंशनल सोर्सेज के क्या क्या स्कोप हैं, यानी कि भारत के अंदर जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का स्कोप क्या है, कितने सालों तक ये चलता रहेंगे और आगे कितने सालों तक हम इसका और एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं इसका। उसी तरह से जो चौथा है स्टेटस ऑफ कन्वेंशनल पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर अभी वर्तमान में कन्वेंशनल पावर प्लांट्स का क्या स्थिति है और कितना ये किलोवाट सर्जन कर रहे हैं, कितना हम इसमें अभी वर्तमान में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इन सब को मिला के आपका फर्स्ट चैप्टर किया गया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चारों को इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि मैंने कहा हिंदी में उसे कहते हैं विभिन्न प्रकार के पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के कितने स्रोत हैं पारंपरिक ऊर्जा, जो कि हम कई सौ सालों से ऊर्जा के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, एनर्जी के सोर्सेज हैं। पहला स्रोत है इसके अंदर कोयला। दूसरा है ऑयल, जिसके अंदर हमारा पेट्रोलियम, डीजल, फर्नेस ऑयल आता है। तीसरा है नेचुरल गैस। चौथा है फ्यूल या फायरवुड्स जिसे बोलते हैं। और पांचवा है न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारे हमारे देश के अंदर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाए जाते हैं, जिसके अंदर पहला है कोल इज द मोस्ट अबंडेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच कुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 200 ईयर्स, जो कि 200 सालों तक और आगे रह सकता है। कोयला है जिसको ये हम यूज़ करते हैं, करीब पिछले 200 सालों से हम कोयले का यूज़ कर रहे हैं, जो कि कोयला हमारे पास अबंडेंट में है अभी, और 200 सालों तक से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखा जाए तो जैसे कि फ्रांस के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई थी 1817-18 में, उसमें भी कोल का बहुत उपयोग था। और उस वक्त कोल से स्टीम जनरेट की जाती, स्टीम से स्टीम इंजन बनाए जाते थे जो जेम्स वाट ने बनाया, और उसी स्टीम से इंडस्ट्री के अंदर इंजन चला के पावर यूज़ किया जाता है। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की गई थी, और सिर्फ कोयले से स्टीम बना के विभिन्न प्रकार के मशीनें चलाई जाती थी और एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। उसके बाद दूसरा है ऑयल। जब से ऑयल का एक्सप्लोरेशन हुआ है पिछले 100 सालों के अंदर, तो हम ऑयल जो ज़मीन से निकाल रहे हैं, जो ऑयल रिजर्व्स हैं वहाँ से, और वो ऑयल को फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके पेट्रोलियम, डीजल, फर्नेस ऑयल निकालते हैं, और इसका उपयोग करके हम पावर जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा आता है अपने पर नेचुरल गैस। जिस तरह से हम ऑयल रिजर्व से निकालते हैं, उसी के ऊपरी परत के ऊपर नेचुरल गैसेस होते हैं। तो नेचुरल गैस जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, वो नेचुरल गैस भी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में काम आती है, यानी कि एनर्जी सोर्सेस है। जैसे कि हम बहुत से घर के अंदर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, उसको हम ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी नेचुरल गैस के ऊपर आधारित होती हैं। CNG हम बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में हमारे पास ये अवेलेबल रहती है, और हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह और इंडस्ट्री में बहुत इसका उपयोग है। और ख़ासकर पावर प्लांट में भी हजीरा बीजापुर की जो लाइन है हमारे देश की, उसमें कई पावर प्लांट और इंडस्ट्री को नेचुरल गैस सप्लाई की जा सकती है, ताकि वो एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर काम में लाई जा सके। उसी तरह फ्यूल वुड्स या ईंधन के रूप में लकड़ी का जलाना, या फायर वुड्स बोलते हैं, जो कि ये तो काफ़ी प्रीमिटिव टर्म से हम कह सकते हैं कि कई हज़ारों साल पहले हमने लकड़ी को एक तरह से फायर वुड के रूप में जला के और उससे एनर्जी प्राप्त की है। अभी भी हम कर रहे हैं डोमेस्टिक, लेकिन अब इसका बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गया है पर्यावरण के कारण। फिर लास्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी है? न्यूक्लियर एनर्जी वो है जो कि एक न्यूक्लियर नाभिक की विखंडन क्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम एक नाभिक को विखंडित करते हैं तो उसमें मतलब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इंग्लिश में जो बोलते हैं, उससे क्या होता है, नाभिक के विखंडन होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा निकलती है। तो वो बहुत ज़्यादा
अमाउंट में जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को हम अगर अच्छे उपयोग में काम मिले तो इससे पावर जनरेट किया जा सकता है। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे रिएक्टर्स होते हैं, जहाँ पे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करके और उसकी एनर्जी को हम स्टीम बनाने का काम आते हैं और उससे हम पावर जनरेट करते हैं, तो ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरह से ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम वर्तमान में यूज़ में ला रहे हैं। यूज़ क्या क्या है इनका? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? पहला है कोल का, हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, यानी कि घरेलू ऊर्जा के रूप में कोल का यूज़ करते हैं स्टीम जनरेशन के अंदर, यानी कि स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम से हम इंजन या मशीनें पहले चलाया करते थे, आज भी बहुत कम मात्रा में चलती है, लेकिन ये इसका इस तरह स्टीम बनाने के उपयोग में आता था। फिर इंडस्ट्रियल फर्नेस के अंदर इसका बहुत यूज़ आता है। आज भी जब हम, आपने नाम सुना क्यूपोला फर्नेस के अंदर जब हम कास्ट आयरन वगैरह बनाते हैं स्टील बनाने के अंदर, आज भी कोल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और उसकी फर्नेस के अंदर, क्यूपोला फर्नेस के अंदर कोल डाला जाता है, कोक डाला जाता है, उसके बाद चूना डाला जाता है और आयरन ओर डाला जाता है। उससे हमें विभिन्न प्रकार का कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील से प्राप्त होता है। फिर थर्मल पावर जनरेशन में आज हम कह सकते हैं थर्मल पावर जनरेशन के अंदर 80% आज भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। तो आप समझ सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में जब 80% कोयले से चलते हैं, बाकी 20% के अंदर वो ऑयल और नेचुरल गैस से चलते हैं, तो जो 80% और पूरे देश का अगर हम देखा जाए तो पूरे देश के अंदर जितना पावर जनरेशन होता है उसके अंदर करीब 40 से 50% कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से होता है। तो एक ये बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर आज भी कोयले का स्रोत है। पावर जनरेशन के अंदर एनर्जी का स्रोत ये कोल माना जाता है। फिर उसके बाद आता है साहब ऑयल। ऑयल को हम इंडस्ट्रियल यूज़ में करते हैं। ऑयल का यूज़ क्या है? इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल में आजकल सारे जो फर्नेसेस हैं वो ऑयल फायर्ड फर्नेसेस काम में आ रही हैं। ऑटोमोबाइल में यूज़ करती हैं, पेट्रोल डीजल के रूप में हम सारा यूज़ कर रहे हैं। तो और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर जहाँ पे पावर इजीलेबल नहीं मिलती वहाँ पर आज भी डीजल इंजन से या पेट्रोल इंजन से हम डीजल पंप या पेट्रोल पंप बना के और हम इरिगेशन करते हैं। तो ये इस तरह और पावर जनरेशन में भी ऑयल का कारण डीजल पावर प्लांट्स हैं, ये उसके अंदर काम में आ जाता है। फिर नेचुरल गैस का डोमेस्टिक यूज़ में आता है। हम जो डोमेस्टिक के अंदर हमारे जो बर्नर होते हैं, जो चूल्हा होता है वो आजकल गैस आधारित चूल्हा और नेचुरल गैस के आधार पर होता है। CNG से आता है, LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी होती है। उसी तरह से नेचुरल गैस मिलती है जिसको हम ट्रैप करके और सिलेंडर में भर के और उसका डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे मैंने बताया कि हजीरा बीजापुर की जो लाइन है उसके अंदर गैस चलती है और वो कई किलोमीटर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और इंडस्ट्री में उसका यूज़ करते हैं। और आजकल ऑटोमोबाइल में यूज़ कर ही रहे हैं। दिल्ली के अंदर सारे जो ऑटो वगैरह चलते हैं वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से ही चल रहे हैं। उसी तरह से पावर प्लांट, इस पर बेस्ड बहुत से पावर प्लांट है, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर रहे हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी का मेन यूज़ तो है शांतिपूर्वक अगर हम इसका यूज़ करें तो वो पावर जनरेशन में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन की जाती है और उससे उत्पन्न ऊर्जा से स्टीम बनाई जाती है और फिर थर्मल पावर प्लांट चलते हैं। उसी तरह न्यूक्लियर बम जो बनाते हैं वो भी हम इसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से बनाया जाता है, लेकिन ये इसका एक डिस्ट्रक्टिव रूप में यूज़ में लिया जाना है। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ द पावर प्लांट, जिसको हम पावर स्टेशन भी कहते हैं, पावर प्लांट भी कहते हैं। पहला पॉइंट है द पावर प्लांट इज द इंडस्ट्रियल फैसिलिटी फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द प्राइमरी एनर्जी। यानी पावर प्लांट या पावर स्टेशन एक इंडस्ट्री है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है। जैसे कि दूसरी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार की इंडस्ट्री, जहाँ पे 4 व्हीलर बनते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उसी तरह जहाँ पे पावर का प्रोडक्शन होता है उसको हम पावर स्टेशन या पावर प्लांट बोलते हैं। अब ये पावर प्लांट प्राइमरी एनर्जी से बनता है, यानी प्राइमरी एनर्जी कोल है हमारी। इस कोल जो प्राइमरी एनर्जी है, हम डायरेक्ट माइन से निकाला कोल को और फिर कोल को हम क्या करते हैं डिफरेंट प्रोसेस करके उसको हम जलाते हैं और उससे हम स्टीम बनाते हैं। तो वो जो हीट एनर्जी जो उससे निकलती है उससे पहले हम
मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं और मैकेनिकल एनर्जी से फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके बनाते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी एनर्जी से जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हम पावर प्लांट या पावर इंडस्ट्री या पावर स्टेशन बोलते हैं। पावर प्लांट आर जनरली कंटिन्यूसली जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर एंड कनेक्टेड टू पावर ग्रिड, नेशनल ग्रिड। अब ये कंटिन्यूसली जनरेट होने वाला है। जब एक बार हम चालू करते हैं तो कई दिनों तक, कई महीनों तक ही चलता रहता है। 24 आवर्स कंटिन्यूसली पावर जनरेशन हो रहा है और उससे जो बिजली मिलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको हम क्या करते हैं, नेशनल ग्रिड से जोड़ देते हैं। नेशनल ग्रिड एक ऐसी ग्रिड होती है, एक ऐसा पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है जो पूरे इंडिया के अंदर चलता है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कई हजारों पावर प्लांट उससे जुड़े हुए हैं, ताकि एक पावर प्लांट बंद हो जाता है तो भी उस ग्रिड में कहीं ना कहीं से दूसरे पावर प्लांट से बिजली आती रहती है और एक निश्चित लेवल जो बेस लोड है वो उसके अंदर हमेशा पावर अवेलेबल रहता है। और यही हमारे देश की खासियत है किसी डेवलप नेशन की, कि भाई उसकी नेशनल ग्रिड के अंदर एक मिनिमम अमाउंट में पावर हमेशा उपलब्ध रहता है पब्लिक के यूज़ के लिए, चाहे इंडस्ट्री के यूज़ हो, चाहे इरीगेशन के यूज़ हो, चाहे पब्लिक यूज़ के। तो ये एक पावर ग्रिड बनाई जाती है जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड होती है, जहाँ प्रोडक्शन से लेके और एंड यूज़र तक जो पावर भेजने की जो ग्रिड है, जाली है, वो हम पावर ग्रिड या नेशनल ग्रिड बोलते हैं। मोस्ट पावर प्लांट्स आर यूज टर्बाइन जनरेटर। इनमें जो मशीनरी यूज़ की जाती है वो दो तरह की मशीन होती है, एक तो टर्बाइन, दूसरा जनरेटर। तीसरा मैं इसमें एक और जोड़ना चाहता हूँ, इसमें एक बॉयलर्स भी होता है। बॉयलर होता है जहाँ पर हम कोयले से उसके बॉयलर को से हीट दे के उसमें स्टीम बनाते हैं, फिर वो स्टीम टरबाइन में जाती है, फिर वो टरबाइन उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर से चलाता है और वो मैकेनिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह से ये जो पावर है एनर्जी का, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित होते हुए जो प्राइमरी पावर कोयले से लेके वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही हम पावर प्लांट के अंदर करते हैं। तो टर्बाइन्स कन्वर्ट्स प्राइमरी एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एंड जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यही कुछ पावर प्लांट में होता है। जो इसकी डिटेल में हम आगे दूसरे चैप्टर से उसमें काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है। वैसे आपने काफ़ी पढ़ा है, इवन 10th क्लास में, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार और हम यहाँ पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द व्हाट इज़ द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक पावर लाइक मैकेनिकल पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर शक्ति, जिसमें आपने हिंदी में पढ़ा होगा, शक्ति किसको कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। इसको किस में नापते हैं? वॉट्स में नापते हैं। मेजर्ड इन वॉट्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। पी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। पावर की यूनिट वॉट्स होती है और उसकी डेफिनेशन होती है कार्य करने की दर, हम किस स्पीड से काम करते हैं, तो ये पावर कहलाती है। द इलेक्ट्रिक पावर इन वॉट्स प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट I कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज Q कॉलम्स एवरी टी सेकेंड, हर सेकंड जो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो करंट कहलाती है। तो वो और पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस V ये सारी आपको सर्किट बताएगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल सर्किट बताएगा जिसमें R एक लोड लगा हुआ है और इस सर्किट के अंदर I करंट बह रहा है और V एक ये इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत है जिसके अंदर वोल्टेज डिफरेंस V है। तो ये वोल्टेज डिफरेंस इस करंट को या चार्ज को इस सर्किट के अंदर फ्लो करता है। ये लोड है, मान लोड मतलब हमारा बल्ब लगा हुआ है या कोई भी मशीन चल रही है, तो जो इस सर्किट के अंदर जो पावर कंजप्शन हो रहा है वो हम इसको बोल सकते हैं V इज इक्वल टू Q/T। Q/T यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकंड कितना हो रहा है, वो हम उसको डिफाइन करते हैं करंट से। किसी भी सर्किट के अंदर उसके अंदर पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट से नापते हैं। तो V इंटू I हमारा पावर होता है। तो
इसके अंदर पावर बताने के लिए कितना वोल्टेज डिफरेंस ड्रॉप हुआ है और कितना करंट इसके अंदर पास हो रहा है, वो मिला के हमारा क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। तो पी की यूनिट वाट है, वो बराबर जूल्स पर सेकंड आता है, जिसको जूल्स पर सेकंड बोलते हैं, वो वोल्ट इंटू एम्पियर के बराबर होता है। जूल्स पर सेकंड को वाट बोलते हैं, यानी कितने जूल्स पर सेकंड फ्लो हो रहा है या कितने जूल्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारा वाट कहलाता है। और ये वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इसकी यूनिट है, जो इसके डिफरेंस वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है, और आई इसका करंट है। तो ये सारा इसके अंदर क्यू हमको तो कॉलम्स के अंदर टी सेकंड के अंदर आई करंट और वी, तो हम यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं कि पावर को हम वाट्स में निरूपित करते हैं, बताते हैं। अब कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट की क्या कैपेसिटी है, तो वो हम देखने के इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी इज़ ऑफन मेजर्ड इन मल्टीपल्स ऑफ किलोवाट, यानी कितने किलोवाट हम कितना जूल्स पर सेकंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको किलोवाट बोल रहे हैं। इतने जूल्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किलोवाट्स पर सेकंड, सॉरी जूल्स पर सेकंड को हम किलोवाट बोलते हैं। और अगर हम कह सकते हैं कि 1,00,000 जूल्स पर सेकंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं साहब कि उसके अंदर हमने क्या किया कि ये 1 किलोवाट, इस 10,00,000 वाट जूल्स पर सेकंड अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोलेंगे हम 1000 किलोवाट, जिसको बोलते हैं 1 मेगावाट। तो ये वाट्स यूनिट बहुत छोटी होती है, इतने जूल्स पर सेकंड, तो उसको हम किलो करके 1000 गुना बढ़ा के करते हैं। और किलोवाट भी बहुत छोटी होती है पावर प्लांट के संदर्भ में, तो हम इसको मेगावाट या गीगावाट के अंदर बोलते हैं। मेगावाट का मतलब होता है 10,00,000 वाट्स, यानी कि 10,00,000 जूल्स पर सेकंड अगर कोई पावर प्लांट प्रोड्यूस करता था, हम कह रहे हैं कि 1 मेगावाट का पावर प्लांट है। और उसी तरह से 1 अरब जूल्स पर सेकंड अगर वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि 1 अरब वाट्स पर 1 अरब प्रोड्यूस करता है, तो हम कहते हैं कि वो 1 गीगावाट का है। और अगर 10,00,000 वाट्स प्रोड्यूस करता है, तो हम कह सकते हैं कि वह 1 मेगावाट का पावर प्लांट है। ये उसकी कैपेसिटी, क्षमता है, एक पावर प्लांट की क्या क्षमता है। वाट्स का मतलब होता है इतने जूल्स पर सेकंड, यानी कि 10,00,000 जूल्स पर सेकंड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि 1 मेगावाट का प्लांट है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द बेस लोड एंड व्हाट इज़ द पीक लोड। ये सिलेबस का तीसरा पॉइंट है, व्हाट इज़ द बेस लोड एंड व्हाट इज़ द पीक लोड। लोड का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जो भी इंडस्ट्री में या अपने घर पे जो मीटर लगा हुआ है, वो भी उस हिसाब से लगाते हैं कि आपके घर में कितना लोड है। हम हमारे घर के अगर सभी इक्विपमेंट एक साथ चला देते हैं, हम कि भी हमारे घर पे इतना कनेक्टेड लोड है, फ्रीज भी चला दिया हमने, माइक्रोवेव, एसी वगैरह सब चलाते हैं, तो ये सब लोड उसके ऊपर आता है। जो कि बिजली कंज्यूम करता है उसको हम लोड बोलते हैं, है ना। तो बिजली का जो कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, वो हमारा लोड कहलाया जाता है ना। तो एक लोड इज़ द अमाउंट ऑफ पावर इलेक्ट्रिकल ग्रिड। इलेक्ट्रिकल ग्रिड के अंदर अमाउंट ऑफ पावर को हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। अब इसके अंदर आता है बेस लोड। क्या है? द बेस लोड इज द लेवल दैट इज टिपिकली डज नॉट गो बिलो, दैट इज द बेसिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ये वो बेसिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो हमें हमेशा आवश्यक रहती है, यानी कि देश के अंदर, नेशनल ग्रिड के अंदर वह लोड जो कि हमें मिनिमम उतना तो चाहिए, उसके बिना हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। वो मिनिमम लोड को हम क्या बोलते हैं, बेस लोड बोलते हैं। यानी कि हमारे नेशनल ग्रिड के अंदर जैसे मान लो 3-4 अरब या उससे भी ज़्यादा मेगावाट, इतनी मेगावाट बिजली की आवश्यकता रहती है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो हमें क्या बोलाता है, बेस लोड। उसके बिना फिर हमारा ये काम नहीं हो सकता। तो बेस लोड वो है जो हमें 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि 24 घंटे उतना लोड, मिनिमम लोड तो हमें चाहिए, वो हम क्या बोलाते हैं, बेस लोड बोलाते हैं। फिर अपन देखते हैं शाम को, जैसे कि शाम होती है तो हमारा लोड, हम सब लाइट्स वाइट्स जला देते हैं, तो जैसे ही संध्या काल होता है तो हमारे पूरे देश के अंदर लोड की डिमांड बढ़ जाती है एकदम, तो वो पीक लोड कहलाता है। बेस लोड नहीं, उसके साथ ये और जल जाता है,
यानी कि हमारी जैसे शाम होती है तो हमारा सारा लोड जल जाता है, सारा इक्विपमेंट हम शुरू कर देते हैं, टीवी वगैरह सब, तो वो हमारा लोड उस वक्त ग्रिड के ऊपर बढ़ जाता है, उसको हम पीक लोड बोलते हैं। तो पीक लोड इज़ द डेली फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन है जो कि यूज़ के अंदर हम बढ़ जाता है। इट इज़ यूजुअली लोएस्ट इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन द अर्ली इवनिंग। यानी कि ये क्या होता है, जो बेस लोड होता है वो दिन के शुरुआती घंटों में, रात को 12 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक ये बहुत लोड क्या रहता है, बहुत लोएस्ट रहता है। उसको सब एक्टिविटीज़ अपनी सारी बंद हो जाती है ह्यूमन कंफर्ट के, और बहुत सी इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है 24 आवर्स चलती है, बहुत सी इंडस्ट्रीज सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चलती है। तो इस तरह से जो वी आवर्स में है, जब शुरुआती घंटे में दिन का शुरू होता है रात को 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, बहुत कम लोड हो जाता है। तो ये पीक लोड उस वक्त, लेकिन उस वक्त सिर्फ बेस लोड की आवश्यकता तो रहती है हमारे, तो वो बेस लोड तो हमें 24 आवर्स चाहिए, लेकिन जो पीक लोड होता है ये वी आवर्स में बहुत कम हो जाता है। और जैसे ही फिर इवनिंग आवर्स में, यानी कि शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, उन 6 घंटों के अंदर हमारा लोड एकदम बढ़ जाता है पूरे देश के अंदर, क्योंकि हम सारे इक्विपमेंट, सारी लाइटिंग वगैरह, लोड लाइट्स और दूसरे सारे मनोरंजन के साधन सब एकदम शुरू होते हैं, तो ये लोड बढ़ जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, पीक लोड कहलाता है। ये फ्लक्चुएशन है, ये लोड जो वी आवर्स में बहुत कम रहता है, इवनिंग आवर्स में ज़्यादा रहता है। जबकि बेस लोड क्या है, ये 24 आवर्स और 7 दिन ये बिल्कुल बराबर रहता है। तो ये कांस्टेंट टाइप का लोड होता है। और पीक लोड हमारा क्या होता है, जो फ्लक्चुएटिंग होता है। तो हमें इसी तरह से पावर प्लांट का डिज़ाइन किया जाता है, नेशनल ग्रिड पे वो ध्यान रखा जाता है कि हम पीक लोड के ऊपर कौन कौन से पावर प्लांट हम जोड़ देते हैं, ताकि हम सप्लाई उसकी डिमांड कर सकें। और जो बेस लोड है वो हमेशा, जो बड़े पावर प्लांट्स है वो हमेशा जुड़े रहते हैं नेशनल ग्रिड से, ताकि वो एक कांस्टेंट सप्लाई 24 आवर दे सके। तो यही दोनों का डिफरेंस है, बेस लोड और पीक लोड के अंदर। एक और आगे डेफिनेशन दी हुई स्लाइड के अंदर, बेस लोड, इसको ऑल्सो कॉल्ड द कंटिन्यूस लोड, इसको हम कंटिन्यूस लोड बोलते हैं। इज़ रिलेटिवली स्टेबल, और ये बिल्कुल स्टेबल होता है, स्थिर होता है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है। एंड रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिमांड ओवर द 24 आवर्स। 24 घंटों के अंदर जो मिनिमम डिमांड है, वो जो मिनिमम डिमांड हमारे देश की है, वो हम बेस लोड के अंदर कहते हैं। एंड इफेक्टिवली द कांस्टेंट पावर रिक्वायर्ड बाय अ होम और बिजनेस 24 आवर्स इज़ द बेस लोड, जो कि हमें 24 आवर्स एक कांस्टेंट डिमांड है पावर की, वो अगर उसको हम क्या बोलते हैं, बेस लोड बोलते हैं। पीक लोड क्या है, पीक लोड इज़ टिपिकली अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विथ हाई डिमांड्स। इस शॉर्टर पीरियड के लिए हमें हाई डिमांड्स चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पीक लोड बोलते हैं। ये ग्राफ में आपको बताएगा लोड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ दिया हुआ, नीचे जो लाइट ब्लू में बताया वो बेस लोड है, इतना लोड हमें कांस्टेंट है, बिल्कुल आपको लाइन एक कांस्टेंट नज़र आ रही है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। उसी तरह से ये पीक लोड है, ये हमें बताया कहीं तो ऊपर पीक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये पीक्स का मतलब ये कि जो इवनिंग आवर्स होते हैं उसमें हमें इतनी ज़्यादा लोड चाहिए, और जो बिल्कुल मॉर्निंग आवर्स होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे इतनी मिनिमम चाहिए। तो ये पीक लोड होता है, ये फ्लक्चुएटिंग टाइप का होता है। ये कुछ किसी वजह से एकदम डिमांड बढ़ जाती है, जैसे त्यौहार के मौसम में बढ़ जाती है, दिवाली के मौसम में बढ़ जाती है, जब दिवाली वगैरह ऐसा ओकेजन आते हैं तब हम इसे बढ़ जाती है। बाकी बेस लोड हमें 24 आवर्स चाहिए। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पीक लोड एंड बेस लोड। अब बेस लोड पावर प्लांट कौन कौन से होते हैं और पीक लोड पावर प्लांट, हम कुछ तरह के पावर प्लांट को पीक लोड में लेते हैं और किस तरह के पावर प्लांट को बेस लोड में लेते हैं। तो पावर प्लांट वो इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बेस लोड, बेस लोड के लिए जो पावर प्लांट जो हम लगाए जाते हैं वो जनरली नीड्स टू बी एबल टू रन कंटिन्यूसली। वो पावर प्लांट ऐसा होना चाहिए जो लगातार चले, जिसमें कभी इंटरप्शन नहीं आए, रुके नहीं किसी वजह से, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आए। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बेस लोड पे जो पावर प्लांट काम कर रहे हैं जो ग्रिड के अंदर, जिसको हम बेस लोड के लिए निर्धारित किया है, वो हमेशा चले, मेंटेनेंस फ्री, लगातार चले और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर वो पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हों।
बिना शटडाउन के जो कंटिन्यूसली चले, इस तरह के पावर प्लांट को हम बेस लोड के लिए रिजर्व रखते हैं। दे आर लार्ज कोल फायर्ड एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जनरली हम क्या करते हैं, जो कोयल फायर्ड, कोल पर आधारित थर्मल पावर प्लांट हैं और न्यूक्लियर पावर के आधारित जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उनको हम बेस लोड के लिए रिजर्व रखते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस मेंटेनेंस फ्री और कई दिनों तक यानी कई महीनों तक वो बिना मेंटेनेंस के चलते रहते हैं। इसलिए हम उसको बेस पावर प्लांट के रूप में काम में लेते हैं। दीज प्लांट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट अप। ये शुरू होने में भी लंबा समय लेते हैं और बंद होने में भी लंबा समय लेते हैं। दिस इज़ हार्डली एवर एन इशू एज दे आर सो रेयरली टेकन ऑफलाइन। ये इनको इन पावर प्लांट को शुरू करने में हमें एक लंबा कुछ टाइम चाहिए। एकदम शुरू नहीं होते कि हमने इसको खटका चला दिया और शुरू होगा। इसको हमें शुरू करना पड़ता है। इसके लिए हमें 1-2 दिन लगते हैं, जब जाके वो दूसरे या तीसरे दिन वो पावर प्लांट शुरू होता है, जब हम इसको चलाने की सोचते हैं। लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं होता। क्यों कि ये बंद ही बहुत मुश्किल से होता है। ये एक बार चलने के बाद 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक एकदम चलते रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो इस तरह के पावर प्लांट होते हैं। अब फ्यूल कॉस्ट इसमें पर किलोवाट कम आती है, क्योंकि कंटिन्यूस चलते हैं, हम ऑन ऑफ नहीं करते हैं इसको, और मेंटेनेंस उसके अंदर चलते हुए के अंदर ही हम मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो ये जो इनकी फ्यूल कॉस्ट आती है वो 1 किलोवाट फ्यूल जनरेशन के अंदर कम आती है इन कंपैरिजन टू दूसरे, जो हम अगर पीक लोड के पावर प्लांट की बात करें, उनके कंपैरिजन में इनकी पर कॉस्ट कम आती है। पीक लोड के पावर प्लांट्स हैं, और जैसे मैं बताया कि हमें इसके अंदर पहली क्वालिटी क्या होना चाहिए कि ये एकदम स्टार्ट हो जाए सडनली। इस तो बहुत कम, आधे घंटे, 15 मिनट, या हम जो कहें कि साहब 1-2 घंटे के अंदर हम इसको चला दें। जैसे हमें मालूम पड़े कि पीक प्लांट की आवश्यकता है और हम उसी वक्त इसको शुरू करें, और ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के पावर प्लांट की हमें आवश्यकता होती है। The peak power load is supplied by plants using natural gas and diesel oil. इस तरह से इनके ऊपर जो पावर प्लांट है वो नेचुरल गैस से और डीजल ऑयल से चलने वाले होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम डीजी सेट चलाते हैं वो आधे घंटे 15 मिनट में शुरू हो जाता है। तो बड़ा प्लांट है बहुत, जो मेगावाट की कैपेसिटी है, गीगावाट की कैपेसिटी में, अगर वो डीजल इंजन से, डीजल ऑयल से चल रहा है या नेचुरल गैस से चल रहा है, तो 1 घंटे के अंदर वो काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि इसका जो इनिशिएशन पीरियड है वो कम हो और एकदम जल्दी ये शुरू हो जाए। पीक लोड इज़ मैनेज्ड बाय मोर रेस्पॉन्सिव स्मॉलर प्लांट। ये मोर रेस्पॉन्सिव होता है और स्मॉलर प्लांट, छोटे प्लांट होते हैं, जिसका आउटपुट हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत रेस्पॉन्सिव टाइप के पीक लोड के लिए पावर प्लांट हम रिजर्व रखते हैं, जो कि हम बहुत जल्दी चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उनका पावर आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, और एकदम अगर हमारी डिमांड ख़त्म हो जाए तो उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये सारे काम अगर इतना जल्दी ये रेस्पॉन्स देता है, तभी हम उसको पीक लोड के लिए रखते हैं। और जनरली ये नेचुरल गैस पे आधारित होते हैं या डीजल इंजन पे, डीजल ऑयल पे आधारित होते हैं। रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर, विंड, 3 तरह के जो पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट, जिसको रिन्यूएबल फॉर्म में एनर्जी फॉर्म के अंदर हम इसको वर्गीकृत किया गया है। तो उसको भी हम इसके अंदर जनरली यूज़ में लेते हैं, क्योंकि इनको भी हम जल्दी से शुरू कर सकते हैं, टाइम नहीं लगता है, ये ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं। पीक प्राइसेस रिमेन्स अ लोड हायर देन द बेस लोड। बेस लोड पावर प्लांट से जो पर किलोवाट जो हमें मूल्य लगता है वो पीक पावर प्लांट में ज़्यादा लगता है, यानी कि इसके अंदर 1 किलोवाट बिजली पैदा करने के अंदर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इन रेस्पेक्ट टू कन्वेंशनल पावर प्लांट जो बेस लोड के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही इनमें खास डिफरेंस है। तो यही तक हमारा आज 2। थैंक यू वेरी मच। हम आप लेक्चर यही खर्च करते हैं, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ आपको पूछना है, तो आप मेरे फ़ोन नंबर दिए हैं, इस पर पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम में हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, स्कोप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, उसके ऊपर लेक्चर आधारित करेंगे। अभी हम यहीं तक इसको ख़त्म करते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।